नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो बिज टॉक्स और देखते हैं दोपहर को बाजार की हालत कैसी है। हालांकि हाल तो आज बेहाल ही है। ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कल तक मूड माहौल ठीक था, आज पता नहीं ऐसा क्या हो गया जिसके कारण मार्केट को इतनी तगड़ी बिकवाली देखने को मिली, और इन कारणों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। गौरव गोयल जी मेरे साथ इसमें मौजूद है, मार्केट एक्सपर्ट हैं, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक। थैंक यू रजत, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आपके ऑडियंस को क्वेश्चंस को होपफुली हम लोग आंसर करके प्रोडक्टिव बन सकेंगे। राइट, सो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि लाइव कॉलर शो है और आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो मार्केट एक्सपर्ट से। पहले मार्केट पे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट पे इतना जबरदस्त तनाव क्यों देखने को मिल रहा है। तो सर ऐसा क्या हो गया कि आप 25,000 के लेवल के नीचे गए और बहुत नीचे, आप 200 पॉइंट्स नीचे कर रहे हो काम का, 24,800 के लेवल पे जाकर हमारी बात हो रही है। ये इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी क्यों बढ़ गई? सो रजत देख, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। डे टू डे ट्रेडर्स जो हैं जब एक्ट करते हैं, कल यूएस मार्केट्स बंद रहे थे तो उसमें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है डे ट्रेडर्स को ऑपरेट करने के लिए। माय फीलिंग इज कि आज जम के कुछ लोगों ने बिकवाली करी है, फिर खरीदारी करी है और अब फिर से बिकवाली कर रहे हैं। तो इफ यू सी मार्केट काफी नीचे गिरा पहले, फिर ऊपर भरा भरा 250 पॉइंट के आसपास और अब फिर नीचे आया है। सो दीज आर ट्रेंड्स। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में होता है ये सब। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव नथिंग चेंजेस मच। शॉर्ट टर्म में यस, दीज आर द ट्रेडर्स दैट प्ले एंड ऑपरेट, और ये सब चलता रहेगा। इस तरह से मार्केट में हमेशा चलता है, ऊपर नीचे। ये मार्केट्स के आपको ठीक लग रहे हैं क्या? अभी आपके ये व्यू बना के चल रहे हैं कि यहां से खरीदारी करनी चाहिए या फिर कुछ सिग्निफिकेंट डिप आ सकता है? क्योंकि जो चले थे वो फिर से कुछ, जब पॉजिटिव ट्रिगर्स की बात होती है तो आप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हो, मानसून जल्दी आ गया, आरबीआई ने डिविडेंड दे दिया है, तो ये सब चीजें तो हमें पता है, लेकिन अब किस किस बलबूते चलेंगे सर यहां से? सो रजत, आप सबसे बड़ा पॉइंट है कि अभी कोई नेगेटिव ट्रिगर, कोई मेजर नेगेटिव ट्रिगर हमें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई मार्केट शुड परफॉर्म। वन, आपका मॉनसून अच्छा आ रहा है, जो वॉर क्लाउड्स थे वो सारे के सारे काफी हद तक दूर हो गए हैं। हमारे जो क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट्स आए हैं, दे बहुत इतने बढ़िया रिजल्ट्स तो नहीं है, लेकिन बेटर देन एक्सपेक्टेड ही लग रहे हैं। मोटा मोटा ऑलमोस्ट रिजल्ट सीजन खत्म होने पे आ गया है और कंपनीज ने जनरली परफॉर्म ठीक ठाक किया है। इंडिया, आप जैसे आपने खुद बताया, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन गई है एंड लुकिंग गुड। तो मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में वी माइट बिकम थर्ड लार्जेस्ट। जर्मनी को कुछ सालों में ओवरटेक करके, 2-2.5 साल में ओवरटेक करके हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। हम लोग गैलप कर रहे हैं, बाकी सब कंट्रीज थोड़ा धीरे धीरे ट्रज अलोंग कर रही हैं। कुछ जगहों पर रिसेशन के भी फियर्स हैं। अमेरिका में स्टैगफ्लेशन के फियर्स हैं। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग को यूनिक बनाता है। हमारी डेमोग्राफी, हमारा डेमोक्रेसी, हमारा एज डिविडेंड जो हम लोग को मिल रहा है बिकॉज ऑफ डेमोग्राफी, ये सब हम लोग को यूनिक बनाता है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि हम लोग गोल्डन पीरियड में चल रहे हैं। और अगले 20 वर्ष आने वाले इंडिया के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट 20 ईयर्स हो सकते हैं। और अगर हम फंडामेंटली देखें, वी आर लुकिंग एक्सट्रीमली गुड। जो इस रैली को इस समय मिस कर जाएगा फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, दे वोंट बी एबल टू क्रिएट द काइंड ऑफ वेल्थ जो हो सकती है। एक और चीज रजत ध्यान रखने वाली है, मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि जो भी हमें अभी तक रिटर्न्स मिले हैं मार्केट में, और ये रिटर्न्स करीब 13, 14, 15% के ऑन एन एवरेज कैगर पे मिले हैं। तो अगर आने वाले समय में ये रिटर्न्स सिर्फ अभी 10% रिटर्न मिले हैं, असली रिटर्न्स आगे आके बनेंगे। तो जो लोग सोचते हैं कि हमारे पैसे नहीं बने, हम लोग मिस कर चुके हैं रैली, अगर वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, बल्क ऑफ द रिटर्न्स आर येट टू बी मेड। तो आपको अभी कौन से सेक्टर्स पसंद है, कहां पर आपको लगता है कि अर्निंग्स आउटलुक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है? तो रजत, मेरा फेवरेट सेक्टर आज की डेट में और कुछ समय से जो है, लास्ट 6 to 12 मंथ से आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन, इज बेसिकली द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो बैंकिंग सेक्टर को प्लेग करती थी,
आज की डेट में उन प्रॉब्लम से हम लोग काफ़ी हद तक निकल चुके हैं, बैड डेट्स के जो इश्यूज थे काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में भी रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। पहले गवर्नमेंट को सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर को बाहर प्रॉब्लम से दूर करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे, आज यही बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट के कॉफर्स को फिल कर रहा है। तो इट्स वन सेक्टर जो थोड़ा बहुत बढ़ने के बाद भी अभी पिछले 1 साल में अच्छी रैली हुई है, वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहा है। उसके बाद भी वैल्यूएशंस लुक एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, क्योंकि पिछले उससे पहले 3-4 साल में पोस्ट कोविड उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जिसकी वजह से आज की डेट में वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है। इसके अलावा एनबीएफसी सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है। वो ऑफशूट हो गया बैंकिंग सेक्टर का। आरबीआई की पॉलिसीज आर वेरी प्रोडक्टिव फॉर द एंटायर बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, और उसकी वजह से डेफिनेटली इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। टेलीकॉम सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट और ग्रो करेगा। इंडिया एक एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी कुछ एप्पल वगैरह का प्रोडक्शन शिफ्ट हो रहा है, दूसरी मोबाइल कंपनीज भी हमारे यहाँ इंडिया में शिफ्ट कर रही हैं। बहुत कुछ इस तरफ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है एज अ चाइना प्लस वन ऑल्टरनेटिव, एंड ऑल्सो एज यूरोप प्लस वन ऑल्टरनेटिव इंडिया को व्यू किया जा रहा है। तो मेरे को लगता है मैन्युफैक्चरिंग इज अनदर सेक्टर जो बहुत अच्छा लगता है। सो जो भी इंडिया लुकिंग सेक्टर्स हैं लार्जली, आई थिंक दे विल फाइंड फेवर्स। डिफेंस सेक्टर में पिछले कुछ समय में रैली हुई है, बट आई एम पॉजिटिव ऑन डिफेंस सेक्टर, रेलवेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे काफ़ी आना चाहिए। एक और सेक्टर जो आप देखा होगा आपने, क्रूड प्राइसेस में काफ़ी चेंजेस आए हैं, नीचे गिरा है क्रूड प्राइस और आज की डेट में 63-64 पे ब्रेंट चल रहा है। दिस सीम्स लाइक लार्जली अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ऐसी सिचुएशन में ऑयल रिलेटेड सेक्टर्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे बीपीसीएल हो गया, आपका एचपीसीएल हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, ये सब कंपनीज जो हैं सिग्निफिकेंटली बेनिफिट करेंगी। इवन कंपनीज जो एलाइड कंपनीज हैं जैसे इंडिगो हो गया, ये सब भी बेनिफिट्स मिलेंगे इनको ऑयल के नीचे गिरने की वजह से। सो दैट इज अनदर प्लेस जहाँ पे हम लोग पॉजिटिव हैं। सर, आज बाजार पे आईटी सेक्टर नेगेटिव है, बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। आईटी सेक्टर पे आपका क्या आउटलुक है? सो आईटी सेक्टर में बहुत सारे हेडविंड्स हैं ग्लोबली, एंड दैट इज व्हाई आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से आईटी सेक्टर हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग ऑल दैट वेल। तो जब तक मेरे को ये लगता है कि आज गिरा परसों कल बढ़ा, इन सब चीज़ों का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज मैं टेक्निकल चार्टिस्ट नहीं हूँ, बट मैं फंडामेंटली देखता हूँ। तो फंडामेंटली अगर मेरे से आप पूछेंगे रजत, तो जब तक ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी इन दी आईटी सेक्टर, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रम्प भी फोकस कर रहे हैं इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इन यूएस, और उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स लगा रखे हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और एक्सपोर्ट्स टू यूएस के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक हम लोगों को एक थोड़ा क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है कि आईटी सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, वहाँ पे बजट्स कम नहीं होंगे, डिमांड फॉर आईटी सेक्टर जो एआई की वजह से भी थोड़ा सा इसमें चेंजेस आए हैं, इन सब चीज़ों को एक थोड़ा डायरेक्शन नहीं मिलता है। आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन आईटी सेक्टर इवन गोइंग फॉरवर्ड। पिछले कुछ दिनों से हालांकि वैल्यूएशंस जी, हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े अट्रैक्टिव हो गए, बट आई विल स्टे आउट ऑफ इट जब तक मुझे एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। राइट सर। पिछले कुछ दिनों से ना ऑटोज में निचले स्तरों से बहुत ही अच्छी खरीदारी हुई है। आप बजाज ऑटो देखो, हीरो मोटोकॉर्प या फिर टाटा मोटर्स, सब स्टॉक्स लोअर एंड से बहुत अच्छे पुल बैक मोड पे आए हुए हैं। आज नहीं, आज मार्केट का मूड माहौल ही थोड़ा हल्का है, तो फिर ऑटोज में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। क्या ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है ऑटोज को दोबारा से खरीदने की, या फिर अवॉइड करेंगे? So absolutely, I'm bullish on auto sector from a long term perspective. ऑटो सेक्टर हम लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इवन ऑटो एंसिलरी स्पेस हमें अट्रैक्टिव लगती है। आज की डेट में बहुत सारे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया की तरफ देख रहे हैं टू सप्लाई ग्लोबल पार्ट प्रोडक्ट्स फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऐसी सिचुएशन में ऑटोमोबाइल्स एज वेल एज ऑटोमोबाइल एंसिलरीज हमको बहुत अच्छे लगते हैं, एंड इट्स अ ट्रेंड विच इज गोइंग टू सस्टेन over a period of time. India एक emerging
ग्लोबल पार की तरह इमर्ज हो रहा है इन द ऑटो स्पेस। मेरे को लगता है कि इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन। इवन डोमेस्टिक कंजम्पशन इज राइजिंग, और ये राइज करेगा आने वाले समय में। तो ऑटो सेक्टर हमें अच्छा लगता है। कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। कुछ कंपनीज ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, लेकिन वो लीडरशिप पोजीशन पे आ चुकी है ऑलमोस्ट, और वहाँ पे ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। मॉनसून एक्सपेक्टेड है बहुत अच्छा होने का, तो ऐसे में रूरल रिवाइवल भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोगों को ऑटो सेक्टर अच्छा लगता है, एंड वी वुड रिकमेंड बाइंग, बट इन पार्ट्स, नॉट इन लमसम में नहीं करके। एक तरह की एसआईपी आप कर सकते हैं ऑटो सेक्टर में, एंड परचेज ऑटो शेयर्स। सर, प्राइमरी मार्केट में बहुत हलचल देखने को मिल रही है। बुराना वीव्स की आज लिस्टिंग बहुत बढ़िया हुई। 216 रुपए का इशू प्राइस, उसके मुकाबले 243 रुपए पे लिस्ट हुआ और 255.15 पे फ्रीज हो गया। फिर ये स्टॉक टी कैटेगरी में लिस्ट हुआ है। या क्या ये आपने स्टॉक को स्टडी किया? नहीं तो फिर ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है आईपीओ मार्केट पे अभी? क्या ये हेल्दी रहेगी और निवेशकों के पास पैसा बनाने का मौका और आएगा? सो बुराना वीव्स जो है, हमें एक अच्छी कंपनी लगती है। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि ये जो है छोटा स्टॉक था, मतलब बेसिकली इट वाज अ स्मॉल साइज स्टॉक। तो करीब ऑलमोस्ट सिर्फ 145 करोड़ रुपए की साइज था। तो लोगों को एलोकेशन नहीं मिलता ऐसी कंपनीज में। बट फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से इट्स अ गुड कंपनी. Revenue in last 3-4 years has risen from 42 crores to 215 crores. Expenses भी बढ़े हैं, लेकिन profit after tax has gone up from 2 crores to 29 crores. ROE इस कंपनी की बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 50% ROE पे ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है. रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो 27%. EBITDA मार्जिन भी अच्छा है, 21% के आसपास है. It's just that it's a small company, valuations were rich. So यहाँ पे इस सिचुएशन में मैं आप तो नहीं इन्वेस्टर को बोलूँगा कि इस समय एंटर करें, लेकिन अगर कहीं पे डिप्स मिलते हैं तो दे कैन गेट इनटू दिस स्टॉक. सर, ऐसे छोटे आईपीओ और खुले हुए हैं। स्कॉडा ट्यूब्स का आईपीओ खुला हुआ है और प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स, दोनों ही छोटे टिकट साइज के आईपीओ है। प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स 168 करोड़ रुपए जुटा रही है कंपनी, और स्कॉडा ट्यूब्स 220 करोड़ रुपए जुटा रही है। ये किस तरीके के आईपीओ? सो दोनों ठीक आईपीओज हैं. ओनली थिंग इज आप इसमें एलोकेशन के चांसेस बहुत कम है. बेलराइस एक अच्छा कंपनी था जो आया था पीछे, तो हम लोगों ने उसमें रिकमेंड भी किया था कि आप एंटर कर सकते हैं. स्कोडा प्रोस्टाम में आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर तो आपको चांसेस ऑफ एलोकेशन आर वेरी वेरी लो. तो दोनों कंपनीज अच्छी हैं. लिस्टिंग गेन्स भी आपको मिल सकते हैं, बट आई वुड से कि आपको एलोकेशन मिलना ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उसकी मिलने की. तो आप कोशिश करके देख सकते हैं. यू कैन ट्राई योर लक. देयर वाज अनदर कंपनी व्हिच इज लीला होटल्स, जो आज कल बंद हो रहा है. हाँ, बैंगलोर. हाँ जी, हाँ जी. सो लीला होटल्स, सो which is again a very very good company, but उन्होंने बहुत expensively priced किया है उसको. So that is where I don't like the valuations, but it's a good company to keep for a long period of time. अगर आपको मार्केट में जब वो आ जाएगा और उसके बाद कहीं पे डिप्स मिलते हैं, उस पे significant dips, then you can just enter into that company from a long term perspective. ओके. और सर, ये जो एजेस वोपैक टर्मिनल्स है, इस आईपीओ पे क्या आप समझते हैं कि मौका मिलेगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 2,800 करोड़ रुपए कंपनी का इशू साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, और एलपीजी गैस टैंक स्टोरेज कारोबार में. लेकिन इस 2,800 करोड़ रुपए में से 2,016 करोड़ रुपए तो ये डेट ही चुका रहे हैं. तो अभी आपको ये ठीक लगती है कंपनी इन स्तरों पर लेना चाहिए या फिर कोई डिप मिलता है? So I like the sector. I like the management and the company. My only problem इस कंपनी के साथ ये है कि इन्होंने भी अपना जो आईपीओ है अट्रैक्टिवली प्राइस नहीं किया है, थोड़ा एक्सपेंसिव रखा है. तो ऐसी सिचुएशन में मैं इसको अवॉइड करना चाहूँगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जब इसमें इसमें भी अगर कहीं पे डिप्स मिलते हैं तो हम लोग ले सकते हैं.
ROE और ROCE are okay, return on equity and return on capital employed is okay. प्रॉफिट से लॉसेस से प्रॉफिट में आई है कंपनी। 22-23 में मार्जिनल लॉसेस थे, 24 में पॉजिटिव में आई है। ओवरऑल सेक्टर भी ठीक लग रहा है, बट थोड़ा सा इनको मेरे ख्याल से प्राइसिंग में प्रॉब्लम रही है, तो इस वजह से मैं इसे अवॉइड करूँगा। तो फटाफट से व्यूअर्स के पास चलते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपना सवाल, और 24,810 के लेवल पे हम कर रहे हैं निफ्टी पे कामकाज, 190 पॉइंट्स नीचे। सुधीर जी नमस्कार। इनके कुछ पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं, आपसे एडवाइस ले रहे हैं। सोना, BLW प्रिसीजन और हीरो मोटोकॉर्प, काइंडली सजेस्ट सर, क्या और ऐड कर सकते हैं? I think in both the stocks are buy on dips. Hero Motor खासकर it's a long term good play, but इसमें valuations भी attractive हैं इनके. So I would suggest that every time you get a dip, keep adding it to your portfolio and keep it from a long term. सोना BLW बहुत समय से हमें इसने it has failed to impress us. तो it is a very good company. अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें, इट हैज़ बीन अ सबड्यूड परफॉर्मर। तो मैं इस कंपनी को हालांकि फंडामेंटली इट लुक्स अट्रैक्टिव, तो आप इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ऐड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पे मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वापस आनी चाहिए इन द स्टॉक मार्केट प्राइस एज वेल। सो आई एम अ बायर इन बोथ द कंपनीज ऑन डिप्स। गोविंद त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, टीटागढ़ आपको कैसा लग रहा है फॉर फ्रेश एंट्री? टीटागढ़ इज ए गुड कंपनी, आप इसे अपने पास रख सकते हैं, और एज अ रेलवे प्ले इट इज वन ऑफ द बेटर कंपनीज। बट सिर्फ एज अ रेलवे प्ले में सिर्फ इसी कंपनी को ना देखें, मे बी अपने पोर्टफोलियो में 2-3 अगर आपको रेलवे कंपनीज रखनी है तो इट कुड बी वन ऑफ दोस 2-3 कंपनीज। आरती इंडस्ट्रीज चलता नहीं है सर, ये पूछना है कि इसको इस पे ये फंडामेंटल्स कैसे हैं? So आरती इंडस्ट्रीज अगेन, जैसा आपने बोला, चलता नहीं है ये, but see, fundamentally we like Aarti Industries and I think it is a very good play from a long term perspective. So it's one company जहाँ पे potential बहुत है, performance नहीं रही है, but कहीं ना कहीं जाके हमें लगता है कि performance में changes आना चाहिए। Just to add, हम लोगों को overall pharma sector बहुत अच्छा लगता है। सो आपने एक सेक्टर पूछा था कि आपको सेक्टर अट्रैक्टिव कौन से लगते हैं। स्पेशली द CDMO प्ले हमें बहुत अच्छा लगता है इन दी फार्मा स्पेस। आरती इंडस्ट्रीज हम लोगों को ओवरऑल आई वुड रिकमेंड दैट यू कीप बाइंग एंड वेट फॉर अ टर्न अराउंड इन द स्टॉक प्राइस। विकास डोंगरे जी बोल रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस की वजह से मार्केट गिर गया क्या? जहां तक मेरे को समझ में आया है कि कोरोना वायरस इज लार्जली एक पास्ट का चीज था। अभी भी जो लेटेस्ट कोरोना वेरिएंट है इट्स सपोजिडली माइल्ड। जो इंडिकेशंस साउथ ईस्ट इकोनॉमी से आ रहे हैं, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग वगैरह से जो समझ में आ रहा है, इट इज अ माइल्ड वेरिएंट। मेरे को लगता है एक सीजनल फ्लू की तरह पास हो जाएगा। देयर कुड बी माइनर, हो सकता है मार्केट में शॉर्ट टर्म में तो किसी को छींक भी आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर छींक देगा तो भी शायद मार्केट में अफरा तफरी मच जाएगी। तो ये सब तो रहता है मार्केट में, ऊपर नीचे। कोई ट्रेडर्स इसमें बहुत इफेक्टिवली प्ले करते हैं, इसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मैं शॉर्ट टर्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरे को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंट्री बहुत अच्छी लगती है। अगर हमारी इकॉनमी ओवरऑल नॉमिनल 10-11% से बढ़ेगी तो हम लोग प्रैक्टिकली, आप ये समझ लें कि आपका 5 से 6 साल में मार्केट्स कैन डबल। मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूँगा कि इक्विटीज़ में इनहेरेंट रिस्क होता है, हर एक को रिस्क जरूर समझना चाहिए। तो अगर हम लोग इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से स्टॉक मार्केट को देखें, देयर इज लॉट ऑफ मनी टू बी मेड। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज टू इन्वेस्ट इन, और आप बहुत पैसा बना सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में कोरोना का वेरिएंट आज आया है, कल चला जाएगा, परसों फिर से कोई आ जाएगा, ये सब चलता रहेगा। ये सब मेरी नज़र में नॉइज और कियोस है। अगर आपको रियल वेल्थ बनानी, यू विल हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीनिंग एटलीस्ट अ 5 ईयर टर्म, और इसमें अगर आप जितना अपना टाइम पीरियड बढ़ा सकेंगे, आपकी उतना अच्छा आपकी ग्रोथ हो सकेगी। कंपाउंडिंग बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको, एंड कंपाउंडिंग इज अ मैजिक। सो आप देखेंगे से कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी रियल वेल्थ कैसे बिल्ड होती है।
थोड़ा सा नजरिया चेंज करने की जरूरत होती है इन्वेस्टर्स को. इन्वेस्टर्स हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म. मनी ऐसे ही बनता है, रियल वेल्थ ऐसे ही क्रिएट होती है. सर ये आपने एक सेक्टर बताया था फाइनेंशियल्स, और इत्तेफाकन आज मार्केट में फाइनेंशियल स्टॉक्स में खरीदारी है, लेकिन आपने सिर्फ ये बताया जाएगा कि अच्छे लग रहे हैं या फिर बुरे. में फटाफट से कुछ स्टॉक्स पूछता हूँ. उसमें है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. Yeah, positive on State Bank of India. Valuations are extremely attractive. बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है. ये तीन चार लार्ज बैंक्स हैं. मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ. मेरे को ये सारे अच्छे लगते हैं. So स्टेट बैंक इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक. मेरे को आईसीआईसीआई और बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ. तो फ्रॉम लार्ज बैंक पर्सपेक्टिव मेरे को ये तीनों बैंक्स बहुत अच्छे लगते हैं. आज इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक ज्यादा तेज चले, तो एक वन ऑफ है या फिर इंडसइंड बैंक में पोस्ट रिजल्ट्स हम देख नहीं रहे कि बहुत बड़ी बिकवाली है अभी. सो इंडसइंड बैंक में मेजर करेक्शन रहा है बिकॉज ऑफ जितना कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज थे, यहाँ पे फ्रॉड्स डिटेक्ट हो रहे थे, मैनेजमेंट चेंजेस हो रहे थे. सो देयर हैव बीन लॉट ऑफ चेंजेस, देयर हैज बीन लॉट ऑफ टर्बुलेंस मार्केट में. इसमें इंडसइंड बैंक में देखने को मिला है. ये एक ऐसा शेयर है जहाँ पे आप हम लोगों को देखना पड़ेगा आगे चल के कि मैनेजमेंट, इनका टॉप मैनेजमेंट कैसे चेंजेस करता है अपने लीडरशिप पोजीशन में और कैसे ये आगे सस्टेन करता है. इसमें एक रेडिकल चेंजेस करने की जरूरत है. मैं इसे एक टर्न अराउंड स्टोरी की तरह देखना चाहूंगा, पर मैं मैनेजमेंट को स्टडी करना चाहूंगा कि कैसा मैनेजमेंट आता है, कैसे चेंजेस होते हैं और आगे चल के कैसा परफॉर्म करता है. तो मेरे लिए एज ऑफ नाउ ये अवॉइड रहेगा. ये मे बी एक ट्रेडर स्टॉक है, not a fundamental stock that I would like to place my bet on. Same is the case with RBL. RBL, there are much better banks to invest in from a long-term perspective. सर एसबीआई कार्ड्स, इसका बिजनेस मॉडल कैसा लगता है आपको? ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो निचले स्रोत से तेजी तो बन गई, लेकिन ना अभी तक अपने वो वाले जो यूफोरिया क्रिएट हुआ था पोस्ट लिस्टिंग, वहां तक नहीं पहुंच पाए. एसबीआई कार्ड 913 के लेवल पे. So SBI card is avoidable. It has failed to impress. बहुत समय से, लंबे समय से इसने बहुत कुछ परफॉर्म नहीं किया इतना जितना एक्सपेक्टेड था. So from my perspective, SBI card is an avoidable space. Maybe some cards में कुछ और listings आएंगी, then we can take a look at other stocks, but not SBI cards. निफ्टी का टॉप गेनर बना है ट्रेंट और सेंसेक्स का हिस्सा है, तो ट्रेंट अभी आपको कैसा लग रहा है? सो ट्रेंट इज अ वेरी गुड स्टॉक रजत. मेरे को कंपनी बहुत अच्छी लगती है. इनका ज़ूडियो और इनके बाकी जितने प्रोडक्ट्स जितने इनके स्पेस है वहाँ पे, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द रिटेल स्पेस टू ऑपरेट. मेरे को ट्रेंट वैल्यूएशन वाइज हालांकि बहुत एक्सपेंसिव है. ये भी फैक्ट है कि ये अपने हायर लेवल से करीब 8,000 प्लस लेवल से करेक्ट होके 5,600 लेवल्स पे है. बट इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ट्रेंट इज एक्सपेंसिव. सो यहाँ पे ना कि आपको थोड़ा सा रैशनलाइज करके मे बी एक ट्रांच आप ले सकते हैं अगर 5,000 के लेवल पे मिले, एंड देन अगर फर्दर नीचे आता है देन यू कीप एडिंग टू इट. ऐसा पॉसिबल है कि ये अगर मार्केट में करेक्शन आए तो ट्रेंड और गिर सकता है. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप 10-15 साल का नजरिया रखते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं. अभी चलना नहीं शुरू, आज से मतलब कुछ ही दिनों से एक्टिविटी तेज हुई है, दैट इज इन टाटा केमिकल. एक को टाटा ग्रुप के स्टॉक्स लोअर एंड से खरीदारी हो रही है, और उसमें अभी टाटा केमिकल आपको कैसा लग रहा है? ऑन केमिकल स्पेस पे हम लोग ओवरऑल नेगेटिव हैं. So the reasons are many because global reasons बहुत सारे हैं इसमें, and जिसकी वजह से हम chemical stocks पे overall bearish हैं for the time being. And I would like to, it's a Tata company, it's a good brand name, management भी अच्छा है, but overall हम लोग chemical space पे positive नहीं है, so I would avoid this space. Okay, सर एक स्टॉक है मैसडॉक, और इनफैक्ट जो जिसके रिजल्ट्स नहीं आए वो भी चल रहा है, जिसके आगे वो भी चल रहा है. ऐसे वाला मूड माहौल है ऐसे में डिफेंस में. मज़गांव डॉक कैसे? So Mazagon Dock is, in fact, all defense stocks have been great plays, and I'm very positive on Mazagon Dock. बाकी शिपिंग के हैं जैसे कोचिन हो गया या आपका गार्डन रीच हो गया,
ऑन द नेवल साइड ऑफ डिफेंस, ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी इन लास्ट 1 मंथ बहुत ही मैसिव मूवमेंट्स अपसाइड में आए हैं। तो वाइल ये बात बहुत क्लियर है कि जिस तरह का ऑर्डर्स इनको गवर्नमेंट से मिल रहे हैं और अदरवाइज भी एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन जिस तरह का शार्प मूवमेंट हुआ है अपसाइड में, इसलिए इन शॉर्ट टर्म आई एम वाइल शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव हूँ, बट लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। तो आप थोड़ा सा डिप का इंतजार करें और लॉन्ग टर्म के लिए से परचेज करें डिप्स पे, और लंबे समय के लिए दीज आर गुड स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी जो कंपनियां हैं, कि आपको वो पसंद है? आइनॉक्स विंड तेज हो रहा है, सुजलॉन पिछले कुछ दिनों में फिर से एक्टिव हुआ है। सो बहुत पसंद है रजत। रिन्यूएबल स्पेस एक ऐसा कारोबार है जो मेरे को लगता है कि हर 2-3 साल में इसमें डबल होने की पोटेंशियल है, और यहाँ पे जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं देयर आर लॉट्स ऑफ गुड नेम्स और जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आइनॉक्स विंड इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। सुजलॉन एक टर्न अराउंड स्टोरी है। तो मतलब मैं इसे 8 रुपए के प्राइस से देख रहा हूँ और अब 60 के आसपास पे प्राइस चल रहा है। Both these companies are good turn. This आपका Suzlon is a good turnaround story, and Inox Wind is a good company. There are other renewable companies in this sector जो मैं बहुत positively देखता हूँ। जिन कंपनीज जिस सेक्टर में इतनी अच्छी ग्रोथ है, और कुछ कंपनीज जो सेक्टर से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप प्लीज इस सेक्टर को डोंट अंडरस्टिमेट दिस सेक्टर। हालांकि थोड़ा से एक्सपेंसिवली प्राइस्ड है, बट जितनी अच्छी ग्रोथ मिल रही है उस हिसाब से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज हैं। शर्मी जोशी जी पूछ रही हैं, पहले तो आपको गुड आफ्टरनून कह रही हैं, उसके बाद बोल रहे हैं जुबिलेंट फार्मोवा और वेदांता, ये 2 स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं, लेकिन नजरिया शॉर्ट टर्म का? गुड आफ्टरनून, बट मैं शॉर्ट टर्म का राय आपको नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज मैं इस चीज़ में एक्सपर्टीज नहीं रखता हूँ। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जुबिलेंट फार्मोवा में अच्छा लगता है। वेदांता में बहुत सारे चीज़ें हैं फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव विच इज हैपनिंग। इसमें एक ग्रुप में डीमर्जर होने वाला है, और ये अपनी ग्रुप को डिफरेंट कंपनीज में डीमर्ज कर रहे हैं। वाइल कमोडिटीज पे हमारा ओवरऑल नजरिया नेगेटिव है, बट इनके कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ द लार्जर ग्रुप जो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, जिसमें कॉपर हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया। ये कुछ कमोडिटी स्पेसेस हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। उस पर्सपेक्टिव से फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वेदांता लुक्स अट्रैक्टिव। अनिल अनिजा जी बोल रहे हैं शारदा क्रॉपकेम और एलगी इक्विपमेंट्स, ये 2 स्टॉक्स कैसे? दोनों अच्छे हैं। शारदा के तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इस बार। समथिंग दैट यू कैन कीप फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इवन the other stock is a good purchase. Yeah. Okay. मेरे को इतना बड़ा मैसेज लिखा है ना कि पढ़ने में भी बहुत देर लगता है। वो संतुष्ट नहीं है प्रफुल्ल ठाकरे जी। 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई है, लेकिन उनका कहना ये है कि ग्राउंड लेवल पे दिखता नहीं सर। सो जो देखिए, ऐसा है, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है। अभी हम लोग इस समय इवन एट 2025 में हम लोग अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर का टारगेट इज 2047 फॉर अस टू बी कंसिडर्ड अ डेवलप्ड इकोनॉमी। ये इसमें 22 साल का फर्क है, और हम लोगों के यहाँ जो रिफॉर्म्स वगैरह शुरू हुए काफ़ी लेट हुए हैं अगर आप चाइना से कंपैरिजन करें। हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि हम किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, और उस रफ्तार को अगर आज आप देखें, उसमें अगर आप बाकी डेवलपिंग कंट्री से भी कंपेयर करें और डेवलप्ड कंट्री से भी कंपेयर करें, तो हमारा जो ट्रैजेक्टरी ऑफ ग्रोथ है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। और हम जिस तरफ से जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको चेंजेस बहुत कुछ दिखने भी लगे हैं, और बहुत कुछ आपको आगे आने वाले समय में दिखाई देंगे।
आगे वाला जो हमारा गाड़ी के सफर में जो आगे वाला सफर है वो कई गुना सुहाना होने वाला है, कंसिडरिंग पीछे, और पीछे अगर हम मुड़ के देखेंगे तो उसमें डार्क क्लाउड्स आपको बहुत दिखाई देंगे। अभी भी क्लाउड्स हैं, लेकिन आने वाला सफर काफी खुला आसमान आपको दिखाई देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसके पीछे बहुत सारे फंडामेंटल रीजन है जो बाकी कंट्रीज का सफर रहा है, और हम लोग उस ट्रैजेक्टरी पे अगले 10 साल में अगर चलेंगे तो होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ओवरऑल में बहुत ग्रोथ के आसार हैं। एक आम मिडिल क्लास इंडिविजुअल भी इस एरिया में बहुत पोटेंशियल रखता है आगे चल के। तो मेरे को लगता है कि ये दो, हॉस्पिटैलिटी तो डेफिनेटली है, और बैंकिंग सेक्टर इज अनबिलीवेबली पॉइज्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ICICI Bank की performance in last few years has been exceptional, perhaps the best bank in last few years। और मेरे को लगता है कि अगर आप 10 साल तक रखेंगे इसे तो निराश नहीं होंगे। पर विकी जी बोल रहे हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सम्मान कैपिटल, ये भी क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखे जा सकते हैं? अवॉइडेबल है ये, दे आर बेटर NBFCs देन दीज कंपनीज। मेरे ख्याल से अगर आप और कंपनी स्पेस में और कंपनीज को ढूंढेंगे तो आपको बहुत अच्छी कंपनीज दिखाई दे जाएंगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी-गार्ड, लोहित चोपड़ा जी पूछ रहे हैं ये स्टॉक कैसा है, और बाकी अगर आप ट्रैक करते हो तो कैमलिन फाइन साइंसेस। So V-Guard is a good company। मेरे को लगता है इसका पोटेंशियल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज गुड। कैमलिन फाइन साइंसेस मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा स्पेस को, मैंने पहले भी बोला है, सो अवॉइडेबल है कैमलिन फाइन साइंसेस। एंड लास्टली सर, ये ब्रोकिंग कंपनियों के स्टॉक्स में मोतीलाल ओसवाल के ऊपर बहुत सवाल आ रहे हैं हमारे पास। अक्षय जी पूछ रहे हैं स्टॉक कैसा लग रहा है, फिर इसके बाद एक और सेक्टर है वो पूछना जरूरी है, बहुत सवाल आ रहे हैं। सो अगेन एक्सचेंजेस, ब्रोकिंग कंपनीज, इन सब पे हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं, एंड काफ़ी लंबे समय से हम लोग पॉजिटिव रहे हैं, और हमारे इन्वेस्टर्स ने इसमें बहुत पैसा भी कमाया है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है, और आने वाले समय में इसमें बहुत लोग ऐड होंगे। सो इन दिस स्पेस, वेदर इट इज़ एक्सचेंज स्पेस, आगे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स भी हो रहा है, जिसकी वजह से देयर लॉट मोर इंडियंस हु आर गेटिंग इनटू दिस स्पेस। और ऐसी स्पेस में मेरे को लगता है कि ये ट्रेंड इरिवर्सिबल है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये स्ट्रेंथन ही होता जाएगा, और जैसे जैसे हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरह करेंगे, देयर वुड बी लॉट मोर पीपल हु विल गेट इनटू इट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। एंड एट द सेम टाइम इन जितनी भी कंपनीज इन कारोबार में डील करती है, बाकी कुछ सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, इन सब पे हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं। सो ओवरऑल exchanges, life insurance, wealth management is another sector where we are extremely positive on। और जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था वो पावर सेक्टर के ऊपर, हमने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर तो बात कर ली, लेकिन ये ट्रेडिशनल पावर प्लेयर्स जो हैं, NTPC, पावर ग्रिड, ये कंपनियां कैसी लग रही हैं आपको? और इस पे सवाल आया होगा NTPC। रजत, आज आप जो भी पूछ रहे हैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं हर एक पे कह रहा हूँ पॉजिटिव है। तो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस इज डेफिनेटली समथिंग दैट वी लाइक अ लॉट, बट ये जैसे NTPC टाइप की हो गई, टाटा पावर कंपनीज हो गई, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई, हम लोगों को ये कंपनी अच्छी लगती हैं। अगेन आप देखें, इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, मोस्ट ऑफ द जो पर कैपिटा पावर कंजम्पशन हो रहा है वो रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर दिस पावर कंजम्पशन डिमांड विल इंक्रीज, सम ऑफ इट कुछ तो इसका रिन्यूएबल स्पेस से कवर होगा, कुछ बाकी चीज़ों से कवर होगा, न्यूक्लियर प्लांट्स भी आएंगे, वो भी पार करेंगे। इंडिया इज़ अ पावर हंग्री कंट्री, एंड आने वाले समय में पावर कंजम्पशन विल इंक्रीज मैसिवली। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं, इस सेक्टर में अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करें, आई थिंक देयर इज मनी टू बी मेड। एंड ये मेटल्स में वेदांता बात करी थी ना, लेकिन मोहम्मद परवेज जी बोल रहे हैं स्टील अथॉरिटी। हुआ ये कि हाल फिलहाल में जो सरकारी कंपनियां हैं वहां पर बहुत अच्छी तेजी बनी है, बी इट इन मेटल्स, स्टील अथॉरिटी, या फिर कंस्ट्रक्शन, उसमें भी वुडको जैसे स्टॉक्स। सो मेटल और कमोडिटीज पे ओवरऑल हम लोग नेगेटिव हैं रजत, बिकॉज हमें ये लगता है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ टैरिफ गेम बिटवीन US एंड चाइना। ये दो महाशक्तियों के बीच में अब टकराव हो रहा है,
और चाहे वो अभी ट्रेड नेगोशिएशन शुरू कर दिए हों या एक डील हो भी जाए उनके बीच में, पर मेरे को लगता है आने वाले समय में ये टकराव जारी रहेगा। ऐसी सिचुएशन में जो भी चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा यूएस में, वो डंप करेगा अक्रॉस द ग्लोब। ऐसी सिचुएशन में कमोडिटी प्राइसेस पे दबाव बना रहेगा। तो हमें लगता है कि चाहे वो स्टील हो चाहे बाकी कमोडिटीज हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिए से इसमें हम लोग अभी नेगेटिव है। आप तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हो, तो उसमें तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स पे बोल सकते हो, वो तो हाँ आरए जी। भी बोल सकते हैं। हाँ, तो निपॉन इंडिया मिड कैप कैसा लग रहा है आपको? क्या ये मिड कैप फंड्स में भी पैसा डालने का सही समय है? तो धन सिंह सैनी जी पूछ रहे हैं। Yeah. So Rajat, between large cap, mid cap, and small cap, थोड़ा mid cap और small cap are relatively expensive than large cap stocks and large cap indices. तो हम लोग को ये लगता है कि आपका tilt should be more towards large cap, and you can have marginal exposure towards mid and small caps. Sectorals को हम लोग generally avoid करते हैं. So between the three, large, mid, and small, I would prefer large cap. राइट, so बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? So I am a SEBI registered investment advisor. आप प्लीज अपने दर्शकों को ये समझना चाहिए कि इक्विटीज में एक इनहेरेंट रिस्क होता है। अपना रिस्क प्रोफाइल सबको जानना बहुत जरूरी होता है और इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली करना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा एक्सपोजर इनटू इक्विटीज कैन बी हार्मफुल एंड इंजूरियस। तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपना पैसा बनाना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म नजरिए से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें और अपने रिस्क प्रोफाइल पर ध्यान दें। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो बेस्ट स्टॉक से इतना ही। अब मुलाकात होगी 3:30 बजे और देखेंगे मार्केट का रिकैप, अगले दिन की तैयारी करेंगे। इस शो से इतना ही, नमस्कार।